नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में की गई मॉक ड्रिल, वास्तविक आपातकालीन स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्यवाही को लेकर दिया गया प्रशिक्षण। माली सैनी समाज में पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत की फोटो से छेड़छाड़ करने पर उपजा रोष, जिला कलेक्टर को त्वरित कार्यवाही हेतु सौंपा गया ज्ञापन। पुष्कर सरोवर में सोमवती अमावस्या पर हुआ विशेष धार्मिक स्नान। एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी में T20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ समापन। रिवेंजर्स टीम ने जीता खिताब। खेल भावना को बढ़ावा देने पर दिया गया जोर। बाबा रामदेव समिति सराधना ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की उठाई मांग। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसमें अस्पताल की आपातकालीन तैयारियां और प्रतिक्रिया का परीक्षण किया गया। इस ड्रिल में अस्पताल की डॉक्टर्स, नर्सों और अन्य स्टाफ ने सदस्यों ने भाग लिया। मॉक ड्रिल में अस्पताल में आग लगने और मरीजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का अभ्यास किया गया। अस्पताल के स्टाफ ने अपनी प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया और आपातकालीन सेवाओं का सहयोग लिया। इस ड्रिल का उद्देश्य अस्पताल की तैयारी और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना था, ताकि वास्तविक आपातकालीन स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जा सके। वर्तमान में जोटवाड़ा में 200 फुट पे जो अग्निकांड हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए साथ ही हमारा आउटसवेयर भी चालू हो गया है। उसको मद्देनजर रखते हुए हम बार बार गवर्नमेंट सरकार के आदेश की पालना में मॉक ड्रिल करा रहे हैं। और वर्तमान में हमारे पास में 60 मीटर लैडर भी आई हुई है, जिसको एयर हाइड्रोलिक लैडर फार्म है, जिससे हम रेस्क्यू भी कर सकते हैं और आग भी बुझा सकते हैं। और पूरी तरह से मॉक ड्रिल हमारी सक्सेस रही है। पिछली बार भी हमने दरगाह क्षेत्र में मॉक ड्रिल करी थी और इस बार हम JLN हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल कर रहे हैं। इसमें सिनेरियो ये था कि बिल्डिंग में आग लगी हुई है और कुछ कैजुअलिटी बिल्डिंग में ऊपर फंसी हुई है, तो हमारी तुरंत 2 गाड़ियाँ हमने रवाना करवाई और आग को कंट्रोल किया। और हमारी एरियर हाइड्रोलिक लैडर प्लेटफॉर्म है जो 60 मीटर की ऊंचाई तक फायर फाइटिंग और रेस्क्यू कर सकती है। तो वो दोनों चीज़ों तीनों चीज़ों को मिला के हमने एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया, जो बहुत अच्छी तरह से मॉक ड्रिल हो गई है। और ताकि और जनता में भी ये जागरूकता है कि
फायर फाइटिंग कैसे की जाती है और कैसे रेस्क्यू किया जाता है, तो हमने आज मॉक ड्रिल के थ्रू बताया। माली समाज ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे से छेड़छाड़ कर बनाए गए आपत्तिजनक फोटो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी और कार्यवाही की मांग की है। इस ज्ञापन में समाज के लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। माली समाज के लोगों ने कहा कि अनजान व्यक्ति द्वारा बनाए गए इस आपत्तिजनक फोटो से समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही करें और आरोपियों को कठोर से कठोर सजा दिलवाएं। इसी के तहत आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर इस बाबत जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, आज हम सब लोग राजस्थान प्रदेश माली सैनी महासभा के समस्त जो अध्यक्षगण हैं, जो पदाधिकारी गण हैं, आज हम जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने यहाँ पे आए हुए हैं। ये ज्ञापन किस चीज़ का देने आए हैं ये मैं बताना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान सरकार के 36 कौमों के पूर्व मुख्यमंत्री परम सम्मानीय अशोक जी गहलोत की फोटो के साथ में छेड़छाड़ी करके और जो सोशल मीडिया पे जो लगाया है वो पूरे राजस्थान के वासियों में 36 कौमों के अंदर एक रोष प्रकट हुआ है। हमने माली महासभा के बैनर तले हमने यह निर्णय लिया गया है कि आज सोमवार के दिन राजस्थान के प्रत्येक जिले के अंदर जिलाधीश महोदय, तहसील के अंदर एसडीएम महोदय इत्यादि को ज्ञापन दे करके हमारा रोष जो प्रकट कर करके इन असामाजिक तत्वों के ऊपर उचित कार्रवाई करने की आज हम मांग करेंगे। जिला प्रशासन से और राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं माली सैनी समाज के इस तरह का जो ये घटना की गई है, जिस व्यक्ति ने, क्योंकि हमारा विरोध किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, हमारा विरोध उस व्यक्ति विशेष के लिए है जिन्होंने ये गलत तरीके से सोशल मीडिया पे फोटो अपलोड किए। और हम सरकार से मांग करते हैं और जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो और उसे गिरफ्तार करे, नहीं तो माली समाज फिर उग्र आंदोलन करेगा। आप देखेंगे आज भर में, ब्यावर में, आसमान में कई जिलों में बंद का भी आह्वान किया गया है। इसी तरह विरोध पूरे राजस्थान में फैल रहा है। हम आपके मीडिया के माध्यम से भी सरकार से निवेदन करते हैं कि उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। पुष्कर सरोवर, जो कि करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, में आज सोमवार को सोमवती अमावस्या के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। इस दौरान उन्होंने अपने दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान भी किया। पंडित सतीश के अनुसार अमावस्या के दिन सोमवार आने पर सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बनता है, जिसमें तीर्थ में स्नान का विशेष महत्व है। इसी कारण से सुबह से ही श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान करना शुरू कर दिया, जो शाम तक जारी रहा। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने सरोवर की परिक्रमा की और जगत पिता ब्रह्मा मंदिर समेत देव दर्शन किए। उन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किए और पुरोहितों को दान दक्षिणा देकर धर्म लाभ भी कमाया। आज सोमवती अमावस्या है। आज के दिन ज्ञात अज्ञात जितने भी पितृ हैं उनको तारण के लिए ये सोमवती अमावस्या आती है। आज के दिन मनुष्य को चाहिए कि यथासंभव किसी तीर्थ में या देव मंदिर में या किसी पेड़ के नीचे या जहाँ भी शुभ भूमि हो उस भूमि पर जाकर के अपने पितरों को जल तर्पण देना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, जिससे पितरों को मोक्ष हो तथा पितृ कर्ता को दीर्घ आयु, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि का वरदान देते हैं। ये जो अमावस्या है, ये अमावस्या पांडवों के समय में नहीं आई। पांडवों ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए पुष्कर क्षेत्र में सोमवती अमावस्या पर करने का उनका विचार था, भगवान कृष्ण की आज्ञा से। परंतु उस समय सोमवती अमावस्या नहीं आई। तब पांडवों ने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि जा तू कलयुग में बार बार आती रहना। सत्य, त्रेता, द्वापर, इन 3 युगों में सोमवती अमावस्या कई युगों के बाद में आती थी, परंतु पांडवों के श्राप से कलयुग में ये अमावस्या बार बार आती है। अतः जब जब भी सोमवती अमावस्या को मनुष्य को चाहिए कि अपने यथार्थ पितरों को जल तर्पण, पिंडदान
या उनके लिए कुछ धान्य पुण्य, चींटियों का आटा इत्यादि पितरों के लिए। खेल में ना कोई खिलाड़ी जीतता है और ना ही किसी की हार होती है। खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए। यह बात आज एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी द्वारा आयोजित एक्सीलेंस चैलेंजर T20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के टूर्नामेंट के समापन के अवसर पर मुख्य अतिथि अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीपक शर्मा ने पारितोषिक वितरण के समय कही। इस अवसर पर विशेष अतिथि राधे सोशल फाउंडेशन के संदीप भार्गव ने कहा, विजेता टीम के साथ साथ सभी खिलाड़ियों को, प्रतिभागियों को खेल भावना के साथ खेलकर संपन्न कराने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली T20 लीग क्रिकेट प्रतिस्पर्धा 2024 का शुभारंभ 19 दिसंबर को किया गया था, जिसमें 8 से 16 वर्ष के छात्रों की 3 टीमें एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी रॉकस्टार, एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी रिवेंजर्स और एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी वॉल्स के मध्य लीग आधार पर खेले गए इस प्रतियोगिता में फाइनल समेत कुल 7 मैच खेले गए। फाइनल मुकाबला आज रिवेंजर्स और वॉल्स के मध्य खेला गया, जिसमें रिवेंजर्स टीम विजेता रही। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए वॉल्स की टीम ने 105 रन बनाए, जिसमें कृतिक परिहार ने 25 और विराज वासवानी ने 23 रन बनाए। रिवेंजर्स की तरफ से देवांजल सोइन, सिद्धार्थ झाला और देविन शर्मा ने अपनी टीम के लिए एक एक विकेट लिया। रिवेंजर्स ने 17.5 ओवर में 106 रनों के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर प्राप्त कर दिया और टीम को जीत दिलाई, जिसमें हिमांश टैगोर 49 रन और आयुष फौजदार ने कीमती 17 रन बनाए। फाइनल में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हिमांश टैगोर को दिया गया, जबकि प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हिमांश टैगोर और सर्वश्रेष्ठ बॉलर देवांजल सोइन को दिया गया। वहीं प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार विराज वासवानी को दिया गया। समापन पर एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी के CEO और कोच कमल पुट्टी ने जानकारी देकर बताया कि यह प्रतियोगिता पिछले 5 वर्षों से आयोजित की जा रही है और सभी खिलाड़ियों को पारितोषिक प्रदान किया जाता है। ऐसी प्रतियोगिताओं से खिलाड़ियों में एक जीतने का जुनून पैदा होता है और संयम से कैसे खेला जाता है, ये सीखने को मिलता है। उन्होंने बताया कि एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी में राष्ट्रीय स्तर के कोचों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस अवसर पर रणजी खिलाड़ी प्रदीप मल्होत्रा, अजमेर जिले के पूर्व खिलाड़ी दीपेंद्र लोगी, NZIEA के सचिव सुनीत पुट्टी, पूर्व पार्षद अजय टेंगोर, राधे सोशल फाउंडेशन के किशोर बुआ, अमरीश दयाल माथुर व अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पिछले 5 साल से इस क्रिकेट एकेडमी को रन कर रहे हैं और जब भी हमको मौका मिलता है, चाहे विंटर वेकेशन हो, समर, जो भी छुट्टी का मौका आता है, हम उसमें हमारे बच्चों को एक क्रिकेट टूर्नामेंट, बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। इसी के तहत इस बार भी 19 तारीख से जब बच्चों की क्रिसमस वेकेशन हुई तो हमने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। हमारे पास अभी अंडर 16 के करीब 40 से 50 बच्चे हैं। उन्हीं के मध्य हम 3-4 टीमें बना के टूर्नामेंट आयोजित करते हैं। इस बार हमने 3 टीमें बनाई और 3 टीमों को हम मैक्सिमम लीग मैचेस देते हैं ताकि हर बच्चे को चांस मिले और उसमें भी हम रोटेशन चलाते हैं। जैसे एक मैच में एक बच्चा ओपन करता है तो अगले मैच में उसको फिर नीचे भेजते हैं, उसके अलावा दूसरे को भेजते हैं। ऐसे रोटेशन में हम चलाते हैं। बॉलिंग में भी यही हमारा ये रहता है कि सभी जो बच्चे एकेडमी में आ रहे हैं सभी को बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग का चांस मिले। तो हम बॉलिंग में भी उनको जो नई गेंद करता है उसको फिर नीचे, उससे ऊपर, जो ऐसे करके रोटेशन करते हैं। और आज इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच हुआ जिसमें हमारी एकेडमी की ही टीम विजयी हुई और इस समय अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसका तुरंत अभी हमारे पुलिस उप अधीक्षक यहाँ मौजूद होने वाले हैं और RSF के चेयरमैन श्री संदीप भार्गव हमारे विशेष अतिथि के रूप में मौजूद है। बाबा रामदेव समिति सराधना ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सार्वजनिक स्थलों और आबादी क्षेत्र में किराना दुकानों पर अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। समिति के सदस्यों ने कहा कि इससे आसपास का माहौल खराब होता है और महिलाएं असुरक्षित महसूस करती हैं। वे शराब के नशे में असामाजिक तत्व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करते हैं, जो समाज के लिए खतरनाक है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे इस मामले में जल्द से जल्द कार्यवाही करें और शराब की अवैध बिक्री पर रोक लगाए। ग्राम नदी प्रथम सराधना के अंदर जो है शराब जो विक्रेताओं ने किरानों की दुकानों के ऊपर अवैध शराब बेचा जा रहा है, जिससे माहौल ख़राब होता जा रहा है। खुले स्वतंत्र रूप से माता बहनें आ जा नहीं सक रही है और बदमाश लोग मतलब जो है शांति भंग कर रहे हैं और पबकियाँ कसते हैं माता बहनों के ऊपर। इसलिए हमें कलेक्टर साहब से निवेदन है कि इनका अवैध शराब वितरण को बंद किया जाए, विक्रेताओं को और पाबंद किया जाए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। अजमेर के जिला कलेक्टर लोक बंधु ने रेन बसेरों और श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने रविवार रात्रि को नगर निगम के उपायुक्त अनीता चौधरी और कीर्ति कुमावत के साथ मिलकर आजाद पार्क, जिला मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल के रेन बसेरा का अवलोकन किया। उन्होंने विश्राम कर रहे व्यक्तियों से मिलकर सुविधाओं की जानकारी ली और रेन बसेरों को जन उपयोगी बताया। उन्होंने शौचालयों और अन्य सुविधाओं को भी देखा और मौसम के अनुसार साफ और गर्म बिस्तर और रजाई रखने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा उन्होंने जेलन चिकित्सालय और विजयलक्ष्मी पार्क स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोइयों का निरीक्षण कर भोजन की गुणवत्ता की जानकारी ली। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए और भोजन स्थल और रसोई की साफ सफाई रखने के लिए कहा। निगम द्वारा संचालित आश्रय स्थल और रैन बसेरे उनका निरीक्षण किया है, क्योंकि सर्दी का भी मौसम है तो आवश्यक निर्देश दिए कि आने वाले लोगों को कोई भी कठिनाई नहीं हो। उनको रजाई, कंबल आदि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पानी की भी पर्याप्त व्यवस्था है, कुछ आवश्यक निर्देश भी दिए। इसके साथ ही श्री अन्नपूर्णा रसोई भी 2 महीने अभी देखी, दोनों में ही लोगों द्वारा खाने की तारीफ की गई और खाने का मेन्यू के अकॉर्डिंग खाना है उसको चेक किया है, खाने की क्वालिटी भी चेक कराई जाए और समस्त जो व्यवस्थाएं हैं ठीक पाई गई। कुछ आवश्यक निर्देश भी टीम को दिए। राज्य सरकार का ये ध्येय है कि जो भी लोग अन्नपूर्णा रसोई में आए या जो भी लोग आश्रय स्थल में आए उनको किसी भी प्रकार के और नॉर्म्स के हिसाब से उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए पूरी, इसी को सुनिश्चित करने के लिए आज के जो इंस्ट्रक्शन है ठीक है। अजमेर में निर्भया सेना द्वारा महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसका आज समापन हुआ। सोफिया कॉलेज में आयोजित 7 दिवसीय शिविर में छात्राओं को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित और आत्मविश्वासी बनाना है। निर्भया सेना ने 1 लाख महिलाओं को ब्लैक बेल्ट बनाने का संकल्प लिया है। इस प्रशिक्षण में महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए तकनीकें सिखाई गई। इस दौरान 125 छात्राओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षणार्थियों को आत्मरक्षा के तरीके, सुरक्षा के उपाय और आपातकालीन स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करनी है, यह सिखाया गया। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सिस्टर पर्ल सोफिया गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल हूं और आज सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण शिविर का समापन समारोह है। 7 दिनों में बच्चियों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी टेक्निक्स और सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके सीखे। जब बच्चियां यहाँ पर आई थी 125 बच्चों ने उसको कंप्लीट किया। यहाँ पर महिलाएं भी हैं, हमारे कॉलेज की कर्मचारी हैं, वो भी हैं। और जब वो यहाँ पर आई थी उनके मन में यही आशंका थी कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो निर्बल हूँ, मुझे नहीं आता है। मगर इन 7 दिनों में मैंने उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होते हुए देखा है, उनके अंदर एक निडरता आते हुए देखा है, एक कॉन्फिडेंस है कि मैं भी कर सकती हूँ। छोटी बच्ची है जो यहाँ पर शायद 8 साल की है, उससे लेकर 50 साल मैंने भी ट्रेनिंग किया है और यहाँ पर 50 साल की महिला साथ में सब ने एक साथ मिलकर ये प्रशिक्षण ग्रहण किया है और इनके अंदर बहुत सारा कॉन्फिडेंस आया है और बहुत सारे तरीके सीखे हैं। ना कि केवल ये जो सिखाए जा रहे हैं, उनके मन में और भी तरीके आएंगे कि हम अपना डिफेंस कैसे कर सकें। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सोफिया गर्ल्स कॉलेज अजमेर, इनके सहयोग से हम लोगों ने एक सेल्फ डिफेंस का कैंप रखा था, वुमेन सेल्फ डिफेंस कोर्स। ये कैंप में हमने कोशिश की है, जब कोई लड़की अकेली फंसती है तो कोई अगर उसे हाथ पकड़ने से या फिर कोई गला पकड़ता है, कोई बाल पकड़ लेता है, कोई पीछे से दबोच लेता है, तो किस तरह से वो अपना बचाव करे, वो सेल्फ डिफेंस कोर्स था। इसके साथ साथ में कोई अगर उसे चाकू से डराने की कोशिश करे या कोई रिवॉल्वर तान दे तो उससे कैसे विद इन माइक्रो सेकंड से वो कैसे बचाव कर सके, इसके लिए ये कैंप रखा गया है। और ये कैंप जो है निर्भया सेना के माध्यम से रखा गया है। निर्भया सेना राजस्थान, जिनके वाइस प्रेसिडेंट हमारे साथ कमल किशोर जी हैं, जिनके काफ़ी टाइमों से प्रयास चल रहा था, करीबन 1 साल से वो संपर्क में थे और उनकी वजह से आज काफ़ी बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ। और इस कार्यक्रम में हमने देखा कि सबसे बड़ी चीज़ ये मिली कि अजमेर की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनका डिसिप्लिन मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया में जाता हूं, लेकिन यहाँ का डिसिप्लिन बहुत अच्छा मिला और उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया। और ये बात और कहूँगा, क्योंकि राजस्थान राजपूतों की धरती है, यहाँ पे वीरों की धरती है, एक से एक लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वो देखने को मिला कि लड़कियों ने बहुत बहादुरी से ये प्रैक्टिस की है, इसका ट्रेनिंग ली है। और निर्भया सेना जो है वो पूरे भारत में काम कर रही है और राजस्थान के हर एक सिटी में, हर एक ज़िले में काम करेगी। और हमारा शुरुआत अजमेर से हुआ है
और आने वाले अगले महीने में करीब 8 से 10 हज़ार वुमेन्स को एक बड़ा सेमिनार दे रहे हैं जिसका नाम है इंडिपेंडेंट वुमन। इसके अंदर हम लड़कियों को शुरू से लेके अपने लाइफ में कैसे सक्सेस बनेगी, कैसे निडर बनेगी, कैसे साहसी बनेगी, क्योंकि आजकल का जो सिस्टम है हमारा स्टडी का, उसमें लड़कियों को कॉलेज के बाद बाहर जाना पड़ता है। वहाँ पे लड़कियाँ बहुत ज़्यादा कह सकते हैं ज़्यादा लड़कियों के माइंड में जो फियर होता है, डर होता है, और लड़कियों से ज़्यादा उनके माँ बाप के माइंड में डर होता है कि मेरी बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। उस डर को, फियर को निकालने के लिए निर्भया सेना का निर्माण हुआ है। महाराष्ट्र के मिनिस्टर अदिति तटकरे ने अजमेर शरीफ दरगाह में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के 813वें उर्स पर अकीदत की चादर पेश की। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की कामयाबी और जनता के सुकून के लिए दुआ मांगी। अदिति तटकरे ने कहा कि वे ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत आदाब करती हैं और उनके दर पर जिंदगी में कामयाबी के लिए शुक्राना अदा करने आई हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार में उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिससे वे महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगी। महिलाओं और बाल विकास मंत्रालय के बजट में वृद्धि की गई है और अधिकांश योजनाओं का लाभ महिलाओं को दिया जाएगा। दुआ की है कि हमने अभी एक चुनाव हमने लड़ा और उसमें सबकी दुआ से हमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे काम करने का फिर एक बार मौका मिला है। हम हमेशा यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके एक अलग सुकून मिलता है और इस बार भी यहाँ पे आई हूँ, फैमिली के साथ भी पहले आ चुकी हूँ यहाँ पे, तो इलेक्शन के बाद पहली बार यहाँ पे आने का मौका मिला है। यही दुआ की है कि जो जिम्मेदारी अभी नई सरकार में मिली है वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें अच्छा काम करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए अच्छा काम करने का जो मौका मिला है उससे हम लोगों के लिए अच्छे जो स्कीम्स है, अच्छे वेलफेयर स्कीम्स है और लोगों की सेवा हम ऐसे ही करते हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण के दौरान कई अव्यवस्थाएं सामने आई। आपातकालीन कक्ष में तैनात दोनों चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुभाष सैनी और डॉक्टर मोनिका ड्यूटी पर मौजूद नहीं मिले, जिस पर उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की। डॉक्टर मोनिका की किसी भी तरह की जानकारी नहीं मिलने पर हाजिरी रजिस्टर में गैर हाजिरी लगाई गई। वहीं एक हार्ट अटैक के मरीज को तुरंत उपचार दिलाया गया। साथ ही सोनोग्राफी कक्ष पर ताला लगा मिला। इस तरह अन्य अव्यवस्थाओं पर भी देवनानी ने गहरी नाराजगी जताते हुए प्राचार्य और अस्पताल अधीक्षक को अविलंब सुधार के निर्देश दिए। इसके बाद देवनानी ने सिटी स्कैन कक्ष का निरीक्षण किया, जहां पर सभी व्यवस्थाएं सुचारू मिली। इसके पश्चात विधानसभा अध्यक्ष सोनोग्राफी सेंटर पहुंचे तो वहां पर ताला लटका मिला। उन्होंने मरीजों से बातचीत करी तो पता चला कि 2 घंटे से सोनोग्राफी सेंटर पर कोई भी उपस्थित नहीं है। देवनानी ने तुरंत अधिकारियों से बात कर कक्ष को खुलवाया और मरीजों की सोनोग्राफी करवाई। इसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल सामरिया व अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे को मामले के निर्देश दिए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम। जल्दी मिलते हैं एक नए सफर पर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडिनेट फाइबर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते एक नए सफर पर। ताराशाह नगर हुसैनी मोहल्ला विकास समिति अजमेर ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर दरगाह संपर्क सड़क की खराब हालत की शिकायत की है। समिति ने बताया कि सड़क पर पैच वर्क हुआ है, लेकिन बारिश में सब उखड़ गया, जिससे जायरीन और क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियां हो रही हैं। उन्होंने सड़क की मरम्मत की मांग की है। समिति के सदस्यों का कहना है कि दरगाह संपर्क सड़क की हालत दिन ब दिन खराब होते जा रही है, जिससे क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर से मांग की है कि वे जल्द ही इस मामले में कार्यवाही करे और सड़क की मरम्मत करवाए। हम दरगाह संपर्क सड़क ताराशाह से हैं और दरगाह संपर्क सड़क जो है, जो दरगाह के लिए जारी है वो सड़क, उस सड़क के बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं, बद से बदतर हालात हो रहे हैं। अभी थोड़े टाइम पहले उर्स मेले के लिए हमने पहले ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन के ऊपर में उन्होंने कार्रवाई करते हुए वहाँ पे पैच वर्क के आदेश जारी करे और वहाँ पे जगह जगह पैच वर्क हुए, खड्डे भरे हैं, लेकिन वो खड्डे इस तरह से भर दिए कि एक बारिश आई, सारा का सारा पैच वर्क बह गया और सारे खड्डे वापिस हो गए। अब वहाँ पे जगह जगह बारिश का पानी जमा हुआ है, जगह जगह कीचड़ हो रहा है, कीचड़ों में गाड़ियाँ फंस रही है, जायरीनों की बड़ी दिक्कतें आ रही है और खंभों पे लाइटों के लिए भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। एक भी खंभे पे लाइट नहीं है। उर्स मेला चालू हो चुका है, पहले वहाँ पे हर साल लाइटें लगती थी उर्स मेले के लिए, वहाँ की साफ़ सफाई होती थी। जगह जगह से पहाड़ का मलबा खिसक खिसक के रोडों पे आया हुआ है, जिससे रोड जाम हो रहा है, लेकिन प्रशासन का उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वहाँ नालियाँ चौक हो रही हैं, नालियाँ चौक होकर उसका पानी रोडों के ऊपर बह के आ रहा है, जिससे जायरीनों को बड़ी दिक्कत आएगी उर्स के लिए। तो अभी हमने यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन देके हमने हमारी समस्याएं सारी बताई है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराई जाए। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान जयपुर के सानिध्य में महाराष्ट्र राज्य के पंचायती राज्य के 3 स्तरों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व कर्मचारियों ने 50 सदस्यीय टीम के सदस्यों के साथ निकटवर्ती ग्राम पंचायत कढ़ेल तिलोरा और बासेली का भ्रमण किया। कढ़ेल ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि व जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मंझेवला ने सभी टीम के सदस्यों को बताया कि टीम द्वारा नए कार्यों के इम्प्लीमेंट और पंचायती राज के ढांचे का अध्ययन करने के लिए स्वच्छता, पेयजल, स्वच्छ भारत मिशन, महात्मा गांधी नरेगा और अन्य नवाचारों को देखने के लिए ग्राम पंचायत कढ़ेल तिलोरा और बासेली ग्राम पंचायत का भ्रमण किया गया है। टीम द्वारा सबसे पहले कढ़ेल ग्राम पंचायत भवन और अन्य परिसर में भवनों का निरीक्षण किया गया। इसके पश्चात ग्राम पंचायत तिलोरा के किशनपुरा गाँव में कचरा संग्रहण केंद्र का विजिट किया गया, जहाँ पर तिलोरा सरपंच समंदर सिंह रावत के द्वारा माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया और टीम को अपने क्षेत्र में हुए कार्य के बारे में बताया गया। इसके पश्चात टीम ने बासेली ग्राम के चारागाह और ग्राम पंचायत के भवन के परिसरों का अवलोकन किया। टीम द्वारा राजस्थान में अपने 10 दिवसीय भ्रमण के दौरान विभिन्न जिलों में पंचायतों द्वारा किए गए अच्छे कार्यों का अध्ययन किया जा रहा है, ताकि यहाँ के कार्यों को वे राज्य महाराष्ट्र में भी धरातल पर उतार सके। निरीक्षण के दौरान पंचायत समिति के विकास अधिकारी सुधीर पाठक, सहायक अभियंता SP जानू और अन्य कर्मचारी व अधिकारी भी मौजूद रहे। महाराष्ट्र से एक 50 सदस्यीय दल अजमेर जिले की 3 ग्राम पंचायतों के भ्रमण के लिए आया। कढ़ेल, तिलोरा और बासेली में उन्होंने विजिट की। इस 50 सदस्यीय दल में तीनों स्तर के जनप्रतिनिधि थे, जिनमें सरपंच, जिला परिषद सदस्य, वहाँ के तीनों स्तर के अधिकारी और कर्मचारी उसमें शामिल थे। उन्होंने यहाँ के पंचायती राज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि यहाँ त्रिस्तरीय पंचायती राज किस तरह से काम कर रहा है और महाराष्ट्र में किस तरह से काम हो रहा है। तीनों की उन्होंने जानकारी ली और तीनों की कार्य प्रणाली के बारे में उन्होंने विस्तार से गहन अध्ययन भी किया और अच्छी रुचि दिखाई। वहाँ में और यहाँ में जो भी अंतर है उसका उन्होंने विश्लेषण भी हमारे बीच में किया। सभी यहाँ के कार्यों से और यहाँ की व्यवस्थाओं से गदगद नजर आए। उनका यहाँ पर भाव बिना स्वागत सत्कार भी किया गया। तिलोरा में वहाँ के सरपंच समंदर सिंह जी ने इनका स्वागत सत्कार किया। बासेली में ओम प्रकाश जी ने स्वागत सत्कार किया। यहाँ पर भी कढ़ेल ग्राम पंचायत में जिला परिषद सदस्य मेरे द्वारा व हमारे स्टाफ द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया। सभी यहाँ की व्यवस्था देखकर खुश नजर आए। पुष्कर के निकटवर्ती गांव कढ़ेल पंचायत में अहिल्याबाई क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विभाग प्रचारक शिवराज और जिला परिषद सदस्य महेंद्र सिंह मंझेवला ने किया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य गांव के युवाओं को क्रिकेट के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। इस प्रतियोगिता से गाँव के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया और युवाओं ने अपने क्रिकेट कौशल का प्रदर्शन किया। आज कढ़ेल क्रिकेट ट्रॉफी का शुभारंभ हुआ। इस बार कढ़ेल क्रिकेट ट्रॉफी को लोक माता अहिल्या देवी क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से आज इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विभाग प्रचारक शिवराज जी भाई साहब ने
उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सभी यहाँ के वार्ड पंचगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी ग्रामवासियों की मौजूदगी में भव्य रंगारंग क्रिकेट ट्रॉफी का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर उन्होंने शिवराज जी भाई साहब ने मुख्य अतिथि रहते हुए कि कभी किसी को परास्त करने की भावना से नहीं खेलें, खेल को खेल की भावना से खेलें, इस बारे में विस्तार से लोगों को बात कही और भव्य रंगारंग क्रिकेट ट्रॉफी का उद्घाटन हुआ। आज भारतीय किसान संघ राजस्थान प्रदेश ने अजमेर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर किसानों की समस्याओं का समाधान मांगा है। उन्होंने बताया कि हर माह की पूर्णिमा और अमावस्या के दिन मंडी में दलालों द्वारा अवकाश लिए जाने से किसानों को आर्थिक नुकसान होता है। इसके अलावा मंडी में टीन शेड पर दलालों द्वारा कब्जा किया गया है, जिससे किसानों को परेशानी होती है। उन्होंने किसानों को अपने माल की पक्की रसीद देने की मांग की है ताकि उन्हें अपने उत्पादों का सही मूल्य मिल सके। भारतीय किसान संघ जिला अजमेर की बैठक हुई। इस बैठक में किसानों द्वारा हमें अवगत कराया कि जो अजमेर स्थित सब्जी मंडी है, फूल मंडी है, इन मंडियों में बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं हो रही है। उस अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, जिसमें जो हमने जो ज्ञापन दिया कि मंडियों में महीने में 2 दिन की छुट्टी रख देते हैं। ये ऐसा कोई प्रावधान का ही नहीं है कि किसान कहाँ जाएगा। 2 दिन तक अगर किसान का माल नहीं बिकेगा तो वो माल कहाँ जाएगा। उस माल को वो लेके बैठा रहेगा और सस्ते भाव के मजबूरी में उसको दे के जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने कलेक्टर साहब से कहा कि एक छुट्टी चलेगी। तो मंडी प्रशासन से कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासित किया कि हम मंडी प्रशासन से बात करके इसको हम तत्काल ठीक कराएंगे। और किसानों द्वारा ये भी स्थिति हमें बताया कि वहाँ पे जो टीन शेड और चबूतरे बने हुए हैं उस पे वो जो आड़ते हैं, वो दलाल है, वो अवैध रूप से कब्जा कर रखा उन्होंने। वो प्लेटफार्म उन पे किसानों के, क्योंकि किसानों को माल रखने के लिए वो प्लेटफार्म बनाए गए, उनमें वो दलाल और आड़ती कब्जा कर रखा है। तो हम वो भी मुक्त करा के किसान जो अपना माल लाता है उसको व्यवस्थित ढंग से वहाँ रखा जाए, ऐसी हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया गया। और आड़तियों द्वारा एक किसानों को कच्ची पर्ची दे दी जाती है। हमने मांग की कि पक्की पर्ची ही दी जाए किसानों को, विक्रय पर्ची जिसे कहा गया है। और हमने ये भी कहा गया कि जो फूल मंडी है जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन के सामने है, उसमें वो फूल मंडी का इसमें किराए पे वो चल रही है, और जबकि वहाँ सुभाष नगर में वो मंडी बनी हुई है, वहाँ पे खूब जगह है उनको। तो इस मंडी को वहाँ शिफ्ट किया जाए, जिससे यहाँ अव्यवस्था, ट्रैफिक की व्यवस्था मेन मंडी में होती है। तो जिससे और किसान भी परेशान होता है, सिटी में आता है तो उसकी 2 जगह माल देना पड़ता है। तो हमने ये 4 बिंदुओं को लेके मंडी जो यहाँ अजमेर की मंडी है, इसके लिए हमने श्रीमान कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। आज युवा आवास में महाराणा प्रताप युवा मंडल के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन हुआ, जहां युवाओं को एक मंच प्रदान किया गया, जिससे उन्हें अपनी ऊर्जा और संभावनाओं को पहचानने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर कर समाज सेवा की ओर प्रेरित करना और क्रांतिकारियों की जीवनी से प्रेरणा लेकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना था। इस अधिवेशन में युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने विचारों को साझा करने का मौका मिला। उन्हें क्रांतिकारियों के जीवन के बारे में बताया गया, जिससे वे उनके जीवन से प्रेरित होकर अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा सकें। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि इस अधिवेशन का उद्देश्य युवाओं को सशक्त बनाना और उन्हें समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित करना रहा। आज युवा आवास परिसर अजमेर में महाराणा प्रताप युवा मंडल का प्रथम अधिवेशन समारोह आयोजित हो रहा है। आज से 1.5 वर्ष पूर्व इस युवा मंडल की नींव महाराणा प्रताप युवा मंडल के संरक्षक श्री मयंक सिंह नेगी द्वारा रखी गई थी। तब से आज के दिनांक तक लगातार नेहरू युवा केंद्र अजमेर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर महाराणा प्रताप युवा मंडल युवाओं आधारित जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, ग्रामीण स्तर एवं राज्य स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित करता आया है। युवा मंडल की सक्सेस स्टोरी के तौर पर हम देख सकते हैं कि जो पहले एक मयंक सिंह नेगी जी की जो स्पिरिट से ये युवा मंडल की शुरुआत हुई थी, आज के दिन आज हम देख सकते हैं इस अधिवेशन में 60 से ज़्यादा युवा अजमेर के युवा इस युवा मंडल से जुड़ चुके हैं। और साथ ही आने वाले अधिवेशन सप्ताह में
युवा मंडल प्रयागराज, वाराणसी, काशी, अयोध्या से होते हुए देश की राजधानी दिल्ली में विभिन्न मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करके जो युवा मंडल का विज़न है, विज़न डॉक्यूमेंट है, जो आगे का उनकी सोच है, वो केंद्रीय उच्च स्तर पर शेयर करेगा। नेहरू युवा केंद्र अजमेर को पूरा विश्वास है एवं भरोसा है कि युवा मंडल की ये तो शुरुआत है, आगे चल के आने वाले दिनों में इससे जुड़ी और भी सक्सेस स्टोरी लिखी जाएंगी। आज युवा आवास में महाराणा प्रताप युवा मंडल का राष्ट्रीय अधिवेशन मनाया जा रहा है और इस कार्यक्रम में बतौर अतिथि मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मैं भाई मयंक नेगी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे बुलाया और महाराणा प्रताप युवा मंडल जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस प्रकार से युवाओं को मंच उपलब्ध करवाना और क्रांतिकारी जितने भी देश में हुए हैं और जो आताताइयों से लड़े महाराणा प्रताप हुए, इन सब का मिश्रण करके एक युवाओं में एक नई ऊर्जा पैदा करना और एक देशभक्ति का भाव संचार करना, जागृत करना, नशे से दूर करना, ये सभी योजनाएं जो इनकी चल रही है, जो कार्यकलाप ये कर रहे हैं, इसके लिए मैं इनको दिल से बधाई देता हूं और इनका आभार व्यक्त करता हूं कि आज के समय में जहां पर युवा भटक रहा है, आप एक नई मुहिम चलाकर और इस कार्यक्रम को इतना सफल कर रहे हैं, इसके लिए दिल से बधाई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।